जय श्री राम दोस्तों। तो आपने जैसे थंबनेल देख लिया होगा, आपको पता है कि दिल्ली में प्राइमरी शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि ये भर्ती DSSS-B के थ्रू कराई जा रही है। इसमें क्या है, 1100 प्लस पद हैं, ठीक है। तो जिसके बारे में हम आज थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने इसमें क्या है, सीटेट, जो भी मित्र सीटेट और टेट उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा है उसमें, तो मैंने क्या है, इसमें प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पे, जिसको जाके आप देख सकते हैं। और मैंने हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का प्रॉफिट है दोस्तों, अगर मैं अपने ई एजुकेशन चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अपना सेशन आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है, ठीक है, वहाँ से क्या है, नोटिफिकेशन आ चुका है। ये क्या है, प्राइमरी टीचर की जगह है। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, वो क्या एग्ज़ाम डेट है, जो 17 सितंबर 2025 से स्टार्ट है, ठीक है दोस्तों। और जो एंडिंग है, ठीक है, जो एंड है वो क्या है, 16 अक्टूबर। कब है, 16 अक्टूबर को 2025 को इस फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। आपको मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, ये क्या है, स्टार्ट है इस दिन से, ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, एंडिंग है, ठीक है दोस्तों। 16 अक्टूबर को एंड है इस फॉर्म का, और स्टार्ट कब से हुआ है, 17 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, प्राइमरी टीचर की भर्ती है, ठीक है। इसमें क्या है, जो ये निकली हुई हैं, इसमें क्या है, दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक क्या है, जो DOE, ये क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और ये क्या है, NDMC, क्या है, NDMC है, ठीक है दोस्तों। क्या है, NDMC, क्या है, NDMC, ठीक है। NDMC का फुल फॉर्म होता है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। और DOE ये क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। इसमें जनरल की जो वैकेंसीज़ हैं, अगर आप इसके अंदर देखें, जो ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो वैकेंसीज़ हैं, इसके अंदर जनरल की हैं 434, ये देखें आप यहाँ पे 434 हैं। और जो NDMC में है, इसमें कितनी 68 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे तो इसमें ये मेंशन है कि आपको क्या है, अपनी एक पोस्ट जो है, आपको जो सीरियल इसके लिए या इसके लिए क्या है, पोस्ट फिक्स करनी पड़ेगी, फिल्ड करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, फिल्ड करना पड़ेगा, कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या है, एक पोस्ट के लिए क्या है, जो सीट अवेलेबिलिटी है उसमें क्या है, आपको एक फिक्स करके बताना पड़ेगा कि हाँ, इस पोस्ट को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसमें क्या है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, 1180। टोटल वैकेंसीज कितनी है दोस्तों, 1180 क्या है, टोटल वैकेंसीज है, ठीक है दोस्तों। और ये भी स्पष्ट है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। क्या है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसी को ही मान्य मान्य किया जाएगा। और एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय, अगर पोस्ट के द्वारा या कोई लिखित में दे रहा है या मेल के जरिए कोई भी फॉर्म को अगर फिल कर रहा है, तो उससे क्या है, अमान्य माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि जो फॉर्म है 17 सितंबर से स्टार्ट है, और जो इसकी एंडिंग है, लास्ट डेट है इस फॉर्म की, वो क्या है, 16 अक्टूबर तक है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात समझते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें जो टीचर वैकेंसीज आई हुई हैं, तो जो पोस्ट कोड है इसमें, जैसे क्या है, 802/25, ये क्या है, पोस्ट कोड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जनरल की वैकेंसीज आपको पता है 434 है, ठीक है। इसमें क्या हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझेंगे। आपको पता है प्राइमरी जजमेंट, जब आपको पता है जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, तो बीएड क्या है, प्राइमरी से बाहर है। तो इसमें आपको मैं बता दूं क्या है, एक तो 12th क्लास कर रखा हो, ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा में जैसे आपका बीएड, वो BLED है, BTC है,
ये, ठीक है, JBT है, ठीक है दोस्तों, ये किस में कंसिडर किया जाता है, ये जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसके अंदर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और देखो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि है BLED है, ठीक है, या फिर जो 4 वर्षीय जो BLED कर रखा है, ठीक है दोस्तों। फिर NCTA के थ्रू जो क्या है मतलब आपके जो 12th क्लास है उसमें 50% हो, ठीक है, और 2 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ये भी इस वाले में देखें, अगर आपने 12th में 50% भी ले रखा है और डिप्लोमा है आपके आपके पास, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है दोस्तों। और साथ में क्या आपको सीटेट भी चाहिए, क्या है सीटेट, क्या है जो सीटेट है जिसने क्वालिफाई कर रखा है, जैसे प्राइमरी के लिए तो पेपर 1 क्या है आपका क्वालिफाई होना चाहिए इसके लिए, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक बातें थी, ठीक है। और इसके बाद क्या है जो एज है, क्या है जो एज है वो क्या है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्या है लेस देन 30 ईयर्स, क्या है लेस देन 30 ईयर या 30 साल से कम एज होनी चाहिए, वही उम्मीदवार इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और क्या है जो पे स्केल है इसका बेसिक दे रखा है 35,000 से 1,12,400, मतलब क्या है इसका अप्रॉक्सीमेट मान के चलें 70 प्लस सैलरी बन सकती है इनिशियल में, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे समझते हैं थोड़ा दोस्तों। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, जो हमारे किस में वैकेंसीज निकली है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू निकली हुई है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर जो जनरल की वैकेंसीज हैं वो 68 है, कितनी है 68 है। बाकी OBC में 28 है, SC में 13 है, SC में कितना है 13 है, ST में 7 है, EWS में 9 है, टोटल कितनी है 125 है, ठीक है दोस्तों। इसकी क्वालिफ़िकेशन समझते हैं क्या क्या है। इसकी क्वालिफ़िकेशन बोला हुआ है कि 12 जिन विद्यार्थियों ने जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके पास क्या है 12वीं होना चाहिए 50% के साथ। और क्या है जो SC और ST होंगे उसको क्या है रिलैक्सेशन मिलता है 5%, सभी को पता है ये बात। और साथ में क्या है 2 ईयर्स डिप्लोमा प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि ETE, JBT, डाइट, BLED फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या है वही सेम कंडीशन है, आपके पास JBT हो, ठीक है, BTC है, DLED है, ये सब मतलब होना चाहिए, प्राइमरी की कंडीशन है। और साथ में क्या है इंटर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी बनना चाहता है साथ में प्लस प्लस क्या है आपका CTET होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका क्या है CTET होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बेसिक पे सेम है, ठीक है। और क्या है जो 30 साल है इससे ज़्यादा क्या है मैक्सिमम एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है आगे समझते हैं थोड़ा। इसके बाद बोला है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो क्या है, एक तो भारत का निवासी होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म ऑफ एज, एक तो क्या है उसके पास जो एज है वो 30 से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है 12th पास प्लस एक जो डिप्लोमा होता है, क्या होता है जो डिप्लोमा होता है इंटर लेवल पे, और प्लस क्या है CTET होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए CTET होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। मतलब डिप्लोमा भी चाहिए, 12th क्लास चाहिए, कितना 50% हो, ठीक है, और डिप्लोमा भी होना चाहिए और CTET भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं है इसमें ज़्यादा, वैसा कुछ नहीं है। और इसके बाद क्या है तभी वो क्या है चाहे ही हो चाहे शी हो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा है जो आयु है कब से माना माना जाएगा, वो क्या है 16 अक्टूबर 2025 से उसकी आयु काउंट करी जाएगी, कि उसकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए, जो उसकी एज है वो क्या होनी चाहिए लेस देन 30, क्या होना चाहिए दोस्तों, जो उसकी आयु है लेस देन 30 होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए 30 साल से कम होना चाहिए और 18 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम और आगे समझते हैं और क्या क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें और मोड ऑफ़ पेमेंट, तो आपको पता होना चाहिए जो मोड ऑफ़ पेमेंट है वो ऑनलाइन होता है, थ्रू क्या है SBI ई-पे कर सकते हैं, ठीक है। अदर मोड ऑफ पेमेंट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड कंसीडर्ड एंड द पेमेंट में शैल स्टैंड फोर्टिफाइड, ठीक है। तो जो क्या है आपको क्या है जो पेमेंट करेंगे किससे करेंगे, SBI के थ्रू करेंगे आप ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो। और क्या है आपको कितना है 100 रुपये इसका चार्ज है, ठीक है। बाकी सब क्या है, बाकी जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है दोस्तों। तो उनके लिए क्या है राहत है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे समझते हैं दोस्तों।
अब हम करेंगे जो मेन मुद्दा है कि इसमें देखो, एक तो एक ही पेपर होगा, टायर 1 होना है पहली चीज़। दूसरा क्या है, जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सीधा स्पेशली कह दिया है कि जो ये टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 200 ही क्या टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 200 ही है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या है, कोई भी लिखित वैसा नहीं है जो भी हम जैसे क्वेश्चन दिया जाता है और फिर उसके बाद हम जो राइट करते हैं वैसा नहीं है। डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होता है वो नहीं है। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने, 200 मार्क्स का है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल कितना है, 2 घंटे का समय दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कितने, 200 क्वेश्चन है। और जो मार्क्स है क्या है, जो टोटल मार्क्स हैं वो भी कितना है, 200 मार्क्स का है। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्या आएगा ये समझते हैं। जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, ठीक है, ये कितनी है, 20। ये जो 5 पोर्शन है आपके, ये क्या है, हर पोर्शन जो क्या है 20-20 नंबर का है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैथ्स है वो भी 20 नंबर की, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है वो भी क्या है 20 नंबर का है, हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन भी क्या है 20 नंबर का है। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या है, हिंदी हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन 20 नंबर, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन ये भी 20 नंबर का है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 नंबर का है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी क्या है 20 नंबर का है, और जनरल अवेयरनेस भी क्या है 20 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल कितना हो गया, जो टोटल है 100 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का हो गया टोटल, 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 5, 1 मिनट, जो ये 5 टर्म है ये कितने हो गए, 100 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं, ये टोटल कितना है, 100 मार्क्स का हो गया है। और इस माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, तो क्या है, ये पूरा कितना है, 100 मार्क्स का है। फिर उसके बाद क्या है, जो सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी में भी क्या है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, 1 मार्क्स ईच बेस्ड ऑन एनसीटीई क्यूरिकुलम। ठीक है, जो एनसीटीई क्यूरिकुलम है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आएंगे। ठीक है, जो एनईपी है उससे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जो एनसीटीई ने जो गाइडलाइंस और जो सरकमफेरेंस जो सीसीई होता है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस वाला जो होता है, आपने पढ़ाई होगा है ना, तो ये सब क्या है, जो एनईपी आई है एनसीटी के थ्रू, जो भी मतलब न्यू रूल्स आते हैं फॉलो करते हुए। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी जो हमारी सीडीपी होती है, इन सब को मिला के क्या है 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्या है, तो ये क्या है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि जो ये 5 जो सेक्शन है जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन में क्या है, 5 क्वेश्चन में ये है, जो 5 क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में, ये जो क्या है 5 पार्ट हैं। ठीक है, 5 पार्ट क्या है, 20-20, हर पार्ट 20 नंबर का है। ठीक है, तो ये पूरे मिला के कितने 100 मार्क्स का है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन मतलब जो पैराग्राफ आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन जो पैराग्राफ आएगा, और अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि क्या है हमारा मैथ्स से रिलेटेड रहेगा, जनरल अवेयरनेस समझ सकते हो, थोड़ा करंट से लिंक भी रहेगा, और साथ में क्या है जो भी जीएस वगैरह आएगी। ठीक है दोस्तों, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग ये सब मिला के क्या 100 मार्क्स का है। और जो 100 मार्क्स का है उसमें क्या है हमारा जो एनसीटीई है। ठीक है दोस्तों, क्या है, जो एनसीटीई है उसमें क्या है, जो क्यूरिकुलम एनईपी आएगा उसके अंदर। ठीक है, फिर क्या है, जो हमारा जो स्कोलास्टिक होता है ये सब, और साथ में क्या सीडीपी भी इंक्लूड रहेगा। ये सब क्या 100 नंबर का आएगा, और ये क्या है 100 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, जो क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन में, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर्स विल बी लैंग्वेज कंसर्न ओनली। ठीक है, जो लैंग्वेज पेपर है, जैसे हिंदी लैंग्वेज का है तो हिंदी में ही आएगा, और जो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश भाषा में होगा वो जैसे इंग्लिश भाषा का पेपर है तो इंग्लिश में ही रहेगा, और हिंदी भाषा का पेपर है वो हिंदी में रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो क्या बोला है, और DSSB रिजर्व राइट टू चेंज और अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम। ठीक है, एग्जामिनेशन का जो भी शेड्यूल होगा उसको क्या है DSSB ही, उसी के पास ही, उनके पास ही ये मतलब हक है कि वो कभी भी बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, उसे कहने का मतलब। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। क्या है नेगेटिव मार्किंग, देखो, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच
रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हमारे MCQs, उसमें कितना नेगेटिव मार्किंग है, 2.45 मार्क्स, ठीक है। 2.45 मार्क्स कितना हो गया, 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है दोस्तों। कितना है, 1.25 मार्क्स का या 1/4 का क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है दोस्तों। अब मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको, इसमें देखो एक चीज़ और मेंशन करी है, इस वाले में समझें आप कि इन टायर 1 जो मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें क्या है, जो हमारा 100 मार्क्स का जो आएगा डोमेन, जो CDP वगैरह आ रहा है, इसके अंदर क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कंसीडर किया हुआ है, उतने मार्क्स आने चाहिए, अदरवाइज क्या है, आपका पेपर भी चेक नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और जो सेक्शन एंड देयर विल नॉट बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन ए में, जैसे सेक्शन ए कौन सा है, जिसमें हमारा रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये हमारा सेक्शन ए है, ठीक है दोस्तों। तो सेक्शन ए कौन सा है हमारा, जिसके अंदर क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इसमें क्या है, कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। लेकिन जो सेक्शन बी है, क्या है, जो सेक्शन बी है, इसमें CDP आएगा, NCTE की जो गाइडलाइंस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस आएंगे, जो NEP के थ्रू कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, उसके थ्रू जो आएगा, इसमें क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। लेकिन वैसे जहाँ तक है 40% है, कितना है, 40% है, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं उस आपको आगे और बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया, और नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स की या 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे समझेंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे समझते हैं। इसमें बोला है मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम थोड़ा सा। इसमें यह कहा गया है कि इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन आर हेल्ड टू बी इनवैलिड, ठीक है। क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन है जो कि क्या है, गलत है, इनवैलिड है, दोज क्वेश्चन शैल नॉट बी एबुलेटेड एंड मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोरेटेड बेसिस आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो जो क्या होगा, उसको क्या है, जो क्वेश्चन अगर गलत पाया जा रहा है, उसको क्या है, दोज क्वेश्चन शैल नॉट बी एबुलेटेड एंड मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोरेटेड बेसिस आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। तो फिर उसमें से देखा जाएगा जितना भी मैक्सिमम मार्क्स बने, मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स बनेगा, उसमें से जितने क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएंगे, उसको हटाने के बाद क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है ना दोस्तों। मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है, आगे समझते हैं थोड़ा दोस्तों। इसमें कहा गया है, अब देखो जो मैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बता रहा था, उसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो, एक मिनट दोस्तों, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, देखो यहाँ पे लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल और EWS के लिए 40% है, OBC जो दिल्ली है 35% है, और SC ST PH जो फिजिकली हैंडीकैप्ड छात्र हैं, उनके लिए 30% है, ठीक है ना। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और जो 5% रिलैक्सेशन इन दियर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%, जो एक्स सर्विस मैन है, ठीक है। तो आपको ये मैं बताना चाहूँगा, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है। कहने का मतलब ये है कि जो 100 नंबर का पेपर है, ठीक है ना, जो सेक्शन बी वाला, उसी के अंदर क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को अलाउ किया गया हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि उसके अंदर आपको 100 में से 40 नंबर लाना होगा, तभी आपका पेपर भी चेक होगा, आप मेरिट लिस्ट में तभी आ पाएंगे। अगर आप मान के चलिए सेक्शन ए में अगर आपके फुल भी मार्क्स लाते हैं, मान लीजिए आप फुल मार्क्स भी लाते हैं, तो भी क्या है, और इधर 40 से कम हो जाएगा अगर, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो मतलब सेक्शन बी में 40 मार्क्स लाना ही पड़ेगा आउट ऑफ 100, ठीक है। ये किसके लिए है, ये जनरल और EWS के लिए है। OBC जो है कैटेगरी, जो OBC दिल्ली कैटेगरी के जो OBC हैं, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कितना है, 35% आना चाहिए 100 में से, ठीक है। और जो SC ST और PH कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 30% है 100 में से, ठीक है। तो ये क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का यहाँ पे शेड्यूल रखा गया है, ठीक है दोस्तों। और हम थोड़ा और समझते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं आपको, जैसे यहाँ पे एक कंडीशन बताई गई है कि अगर देयर आर 2 और मोर कैंडिडेट्स, अगर दो से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका क्या है, सेम कैटेगरी में आते हैं और इक्वल मार्क्स आए हैं, ठीक है, क्या है, सेम कैटेगरी में आते हैं, इक्वल मार्क्स आए हैं, तो इसमें यह बताया गया है कैंडिडेट्स स्कोरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट
स्पेसिफिक सेक्शन इज़ टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। तो अगर मान के चलो दो कैंडिडेट हैं या उससे ज़्यादा हैं, दोनों क्या है सेम कैटेगरी से आते हैं, मान के चलो जनरल कैटेगरी से आते हैं, कोई दो व्यक्ति हैं या उससे ज़्यादा हैं, और वो क्या है सेम पेपर में बैठे उनके और बराबर मार्क्स हैं, तो वो ये देखेंगे कि जो स्पेसिफिक जो डोमेन वाला है, जो सीडीपी वाला पोर्शन है, उसमें जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको क्या है पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहली कंडीशन। ठीक है दोस्तों। दूसरी कंडीशन ये बोला है, इन केस वेयर मार्क्स ऑब्टेन ए अबव आर आल्सो इक्वल। ठीक है, जो ए ऑप्शन में कहा है कि अगर उनके मार्क्स मान के चलो जो सीडीपी वाला पोर्शन दोनों के 70-70 आ गए उसमें, तो फिर क्या कहा जाएगा, कैंडिडेट सीनियर इन एज इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। तो जिसकी एज ज़्यादा होगी, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, उसको क्या है मेरिट में आगे माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, आगे समझते हैं। इन केस डेट ऑफ बर्थ आर आल्सो द सेम, अगर ऐसा भी हो जाता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है अगर, तो कैंडिडेट फर्स्ट नेम कम्स फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन इंग्लिश इज प्लेस्ड हायर इन मेरिट। ठीक है, अगर उन्होंने कहा डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए, उनकी आयु की गणना नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उसके हिसाब से क्या है जिसका नाम पहले आएगा उसको क्या है प्राथमिकता दी जाएगी और उसको क्या है सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। फाइनल सिलेक्शन allocation ऑफ डिपार्टमेंट बाय DSSB शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस ओनली। ठीक है ना। तो ये क्या है मेरिट के साथ क्या है प्रेफरेंस के साथ ही बनेगी। कैसे बन सकती है, मेरिट प्लस जो प्रेफरेंस, जो तीन कंडीशन बताई हैं ए और बी सी में, उसी के आधार पे बनेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम क्या है आगे समझते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइस टू एक्सरसाइज प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट वेरी केयरफुली। तो क्या है बहुत ज़रूरी है, जो भी पोस्ट और डिपार्टमेंट आप भर रहे हैं, डिपार्टमेंट में आप समझ रहे हैं ना, DEO ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, और न्यू दिल्ली क्या है NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, इसमें क्या है आपको पोस्ट और प्रेफरेंस जो डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट हो गए हैं, और पोस्ट प्रेफरेंस आपको केयरफुली फिल करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है स्पेशली क्या है ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस वंस एक्सरसाइज एंड कन्फर्म्ड बाय कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड इरिवर्सिबल। क्या है वो फाइनल होगा, क्या है फाइनल, फाइनल मतलब क्या है फिक्स्ड हो गया है कि वो फाइनल ही होगा, और उसे हम क्या वापस नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होगा, अगर फिक्स्ड हो गया तो फिक्स रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या आगे समझते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें यह है कि देयर विल बी नो वेटिंग पैनल अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम। इस चीज़ को आप समझना है दोस्तों, क्या है कि देयर विल बी नो वेटिंग पैनल, क्या है कोई भी वेटिंग पैनल अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम। तो क्या है यहाँ पे कोई भी वेटिंग पैनल नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और एज रिलैक्सेशन पता ही है कि जो SC ST और OBC EWS सबको क्या है एज रिलैक्सेशन मिलता ही है, जो और PH कैंडिडेट्स भी हैं। ठीक है, और ESM, तो इन सबको क्या है रिलैक्सेशन उनके अकॉर्डिंग मिल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। एक्स सर्विस ESM क्या है एक्स सर्विस मैन। ठीक है दोस्तों। और क्या है कोई भी यहाँ पे देयर विल बी नो वेटिंग पैनल अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम। ठीक है, कोई भी वेटिंग पैनल नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम आगे समझते हैं दोस्तों। रिजर्वेशन बेनिफिट इसलिए लिया है कि जो ये कैंडिडेट्स हैं OBC वाले, वो दिल्ली के ही कैंडिडेट्स होने चाहिए। OBC के कहाँ के होने चाहिए, दिल्ली के होने चाहिए। और इसमें ये भी बताया गया है कि दिल्ली और जो क्या है कंसर्न हु हैज़ बीन रेसाइड दिल्ली में क्या है 8 सितंबर 1993 से पहले से रह रहा हो लगभग लगभग या तभी से। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट है थोड़ा। ठीक है दोस्तों। अब हम एक चीज और समझते हैं आगे, और क्या कहा है इस नोटिफिकेशन में, क्या कहा गया है। इसमें ये भी कहा गया है बोर्ड्स डिसीजन फाइनल, जो भी बोर्ड निर्णय लेगा, क्या है जो भी बोर्ड निर्णय लेगा वही क्या है फाइनल होगा। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिसीजन ऑफ बोर्ड इन ऑल मैटर्स रिगार्डिंग टू एलिजिबिलिटी, अगर एलिजिबिलिटी मतलब क्या है उसकी जो आयु है पूरी है, उसने इंटर कर रखा है, BTC भी कर रखा है या DLED कर रहा है, JVT भी कर रखा है, प्लस क्या है CTET भी क्वालिफाई है, अगर वो इन सब कंडीशन को फॉलो कर रहा है एलिजिबिलिटी को, तो क्या है पात्र है उस चीज़ का। ठीक है। और रिजेक्शन ऑफ अप्लीकेशन पेनल्टी फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, post allocation, department for indulging in malpractices will be final and binding on candidate and no inquiry correspond will be entertained in this regard। ठीक है ना। अगर मान के चलो अगर कोई दोषी पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है अगर मान के चलो कोई भी दोषी पाया जा रहा है, तो जो प्रैक्टिस बोर्ड लेगा, जो निर्णय लेगा वही क्या है फाइनल निर्णय होगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा फिर से इस यहाँ पे कि देखो जो यहाँ पे दो बातों को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको ये आप थोड़ा ध्यान दें दोस्तों। एक तो क्या है मिनिमम, क्या है मिनिमम क्वालिफाइंग, क्या है दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग समझाना चाहता हूँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स।
ठीक है दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों, तो जो क्या है उस वो किस में, सेक्शन ए में नहीं है। आप सेक्शन ए में कौन, जो सेक्शन ए है उसमें क्या क्या है, जैसे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, और क्या है, करंट अफेयर्स, सॉरी जनरल अफेयर्स है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है, सॉरी क्या है, जो जनरल अवेयरनेस है, इन सबको मिला के 100 मार्क्स है। और इसमें क्या है, कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे इसमें 30 नंबर लाओ, 70 नंबर लाओ, या फुल मार्क्स लाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सेक्शन, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, जो सेक्शन हमारा क्या है, जो सेक्शन बी है, जो हमारा सीडीपी कंसेप्ट है, जो सीडीपी आएगा उसके अंदर रिगार्डिंग, जो सीडीपी है वो भी क्या है उसमें, वो क्या 100 मार्क्स की है। आपको उसमें पता है कि जैसे एनसीटीई की जो गाइडलाइंस होंगी, ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगा, उसके रिस्पेक्ट में सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करके 100 मार्क्स का आएगा। इसमें क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। जनरल वालों के लिए कितना है, 40 मार्क्स है। कितना है, 40 मार्क्स है, क्योंकि जो पेपर है 100 मार्क्स का है। अगर ज़्यादा होता तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो ज़्यादा होता है, लेकिन क्या है, फिक्स 100 है, तो 100 का 40% कितना हुआ, 40, तो 40 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना दोस्तों, ये एक कंडीशन हुई। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे प्रीफरेंस कंडीशन क्या है, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें प्रीफरेंस कंडीशन। प्रीफरेंस कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर मान लिया जाए जैसे 3 व्यक्ति हैं, क्या है, या मान के चलो 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 और ज़्यादा, या ज़्यादा भी हैं, ठीक है, ये तीनों व्यक्ति हैं, तीनों के मान के चलते हैं कि 100 में से कितना हो गया, 100 में से, सॉरी 100 नहीं, टोटल कितना है, 200 का है, तो 200 में से 180 मार्क्स आ गए, मान लिया जाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से क्या है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अब तीनों के क्या है, नंबर सेम है, तो पहली कंडीशन ये है कि जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो लोग अगर तीनों के नंबर ज़्यादा हैं, तीनों के नंबर क्या है, सेम आ गए, तो प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा, प्रेफरेंस उसे दिया जाएगा जिसकी क्या है, एज एज क्या होगी, ग्रेटर होगी, जिसकी एज क्या है, ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको क्या है, प्रेफरेंस दिया जाएगा, इन अगर तीनों के नंबर सेम आए तब। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर उनकी उम्र भी सेम है, मान के चलो क्या है, अगर उनकी उम्र भी सेम है तो फिर क्या देखा जाएगा, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, उसके हिसाब से क्या है, उनको प्रीफरेंस दी जाएगी। क्या दी जाएगी, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके हिसाब से क्या है, उन्हें प्रीफरेंस दी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक मिनट रुकें दोस्तों। तो देखो यहाँ पे लिखा है क्या है, एक तो क्या है, हाँ ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें क्या है, जो एक तो एज, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, जैसे A B C D, तो अगर ए पहले आ रहा है, अगर कोई किसी व्यक्ति का नाम ए से है तो उसको क्या है, पहले प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या, एज कंसीडर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, एज कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आप ऐसे समझें कि, और उससे पहले क्या है, जो ए कंडीशन बनेगी, वो ए कंडीशन क्या है, जो पहली कंडीशन बनेगी, ए कंडीशन, वो ये है कि जो सीडीपी में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, जो टीचिंग मेथड है उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, टीचिंग मेथडोलॉजी में जो पेडागोजी वाला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट है, जो स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट है, उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वो उस बात में अगर तीनों के मार्क्स मान के चलो उसमें सेम है, तो फिर क्या है, एज देखा जाएगा, जिसकी एज ज़्यादा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी बात फिर ये है कि अगर तीनों के मार्क्स मान के चलते हैं, तीनों की क्या है, 100 में से, ठीक है ना दोस्तों, अगर 100 में से डोमिन में भी मान के चलो 90 प्लस मार्क्स आ गए, मान के चलो तीनों के फिक्स है 90, तो फिर उसकी एज देखी जाएगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको क्या है, पहले पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद मान के चलो तीनों की एज भी बराबर है, मान के चलते हैं, मान के चलो तीनों की एज 29 साल है, ठीक है दोस्तों, फिर उसमें ये देखा जाएगा जिसका नाम, जैसे मान के चलो इसका नाम क्या है, बी से है, इसका नाम के से है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम मान के चलते हैं हम लोग किससे है, टी से है, तो क्या है, तो पहले प्राथमिकता 1 वाले को दी जाएगी, क्योंकि बी से इसका नाम स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, और अंत में मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहूँगा, ये पूरा नोटिफिकेशन था जिसे मैंने समझाने का, आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। और मैं ये कहना चाहूँगा सभी दोस्तों से, जो भी विद्यार्थी सी टेट और टेट की भी प्रिपरेशन कर रहा है, और जो DSSB में टीचिंग मेथड और सीडीपी की प्रिपरेशन भी करना चाहता है, तो मैंने आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने क्या है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है अपने चैनल पे,
और प्लेलिस्ट देखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि क्या है, जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, तो क्या है, जैसे मैं अपने चैनल ई एजुकेशन पे कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाएगा, है ना दोस्तों। और आप क्या है, इसके लिए क्या, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि मैंने क्या है, जो हिंदी शिक्षा शास्त्र है, क्या है दोस्तों, हिंदी शिक्षा शास्त्र है, क्या है, जो हिंदी शिक्षा शास्त्र है, इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अंत में फिर मैं आप सभी दोस्तों से यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे चैनल से जुड़ें, और आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।